फिल्म का नाम मेलेफिसेंट है। बहुत समय पहले दो प्रतिद्वंद्वी राज्य एक साथ बैठे थे, मानव साम्राज्य जिस पर सत्ता के भूखे राजा का शासन था, और मूर्स, एक शांतिपूर्ण स्थान जहां कई सौम्य अलौकिक जीव रहते थे। मूर्स का एक निवासी मालेफिकेंट, इसोबेल मोलॉय है, जो विशाल पंखों वाली एक युवा परी लड़की है जो अन्य जादुई प्राणियों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यंग मेलेफिकेंट को 3 छोटी परियों नॉटग्रास, इमेल्डा स्टॉन्टन, फ्लिटल, लेस्ली मैनविले और थीस्लविट, जूनो टेम्पल द्वारा सचेत किया जाता है कि मूर्स की सीमा पर वन रक्षकों ने एक चोर को पकड़ लिया है। चोर स्टीफन नामक एक मानव लड़का अपने द्वारा लिया गया गहना लौटाता है और बताता है कि वह एक अनाथ है जिसके पास कोई वास्तविक घर नहीं है। मेलेफिकेंट उसे माफ कर देता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है जो कई सालों तक चलती है। मेलेफिकेंट के 16वें जन्मदिन पर स्टीफन उसे सच्चे प्यार का चुम्बन देता है, लेकिन फिर राजा के आंतरिक घेरे में सत्ता की अपनी प्यास को आगे बढ़ाने के लिए उसे छोड़ देता है। जब मेलेफिकेंट बड़ी हो जाती है, अब एंजेलिना जोली, तो वह मूर्स की प्राथमिक संरक्षक होती है। राजा हेनरी केनेथ क्रैनहैम मानव दुनिया के लिए मूरों पर विजय पाने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, लेकिन मेलेफिकेंट जादुई प्राणियों के अपने समूह के साथ विजयी होकर जवाबी हमला करता है। राजा हेनरी युद्ध में घातक रूप से घायल हो गए और उन्होंने मूर्स की रक्षा करने वाली पंख वाली महिला के प्रति अपनी नफरत को जगजाहिर कर दिया। उत्तराधिकारी के रूप में केवल एक बेटी होने के कारण राजा हेनरी उसके हाथ और सिंहासन का वादा करता है, जो भी उसके आदमियों में से मेलेफिकेंट की मृत्यु का सबूत लाएगा। स्टीफन, अब शार्लटो कोप्ले, मेलेफिकेंट के साथ अपने रिश्ते के बावजूद नया राजा बनने की उम्मीद में कार्य संभालता है। स्टीफन रात में मूर्स लौटता है और मेलेफिकेंट के साथ फिर से जुड़ता है, जो खुश है और अपने दोस्त को दोबारा देखकर बिल्कुल भी संदेह नहीं करता है। उसे गहरी नींद में सुलाने के लिए पेय पदार्थ देने के बाद स्टीफन उसे चाकू मारकर हत्या करने की तैयारी करता है। जिस महिला से वह कभी प्यार करता था, उसे मारने में असमर्थ होने पर जब वह सो रही होती है तो वह निर्दयता पूर्वक उसके पंख हटा देता है और फिर चला जाता है। जब मेलेफिकेंट जागती है, अपने कटे हुए पंखों के दर्द से कमजोर हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है, तो वह स्टीफन से बदला लेने की कसम खाती है। अपनी मृत्यु शैया पर राजा हेनरी मेलेफिकेंट की मृत्यु के प्रमाण के रूप में पंखों को स्वीकार करते हैं और स्टीफन को ताज और अपनी बेटी का हाथ प्रदान करते हैं। उड़ने की अपनी क्षमता खो देने के बाद मेलेफिकेंट ने पास के खेत में पकड़े गए एक कौवे को मुक्त कर दिया और उसे एक आदमी में बदलने की शक्ति दी। वह इस रेवन आदमी डियावल सैम रिले को उसकी जान बचाने के बदले में अपने पंख के रूप में भर्ती करती है। वह खुद को मूर्स का शासक घोषित करती है, अपने परिवेश को काले जादू से भर देती है और खुद को मानव साम्राज्य के शासक स्टीफन के खिलाफ हमेशा के लिए खड़ा कर देती है। स्टीफन के महल की जासूसी करते समय डियावल शाही कर्मचारियों को राजा और रानी से पैदा हुई बच्ची के बारे में बात करते हुए सुनता है। वह यह खबर मेलेफिकेंट को बताने के लिए दौड़ता है, जिसे बदला लेने का मौका दिखता है। वह बिन बुलाए बच्चे के नामकरण समारोह में शामिल हो जाती है और राजकुमारी को श्राप देती है। राजकुमारी अरोरा के 16वें जन्मदिन पर सूरज डूबने से पहले वह चरखे की धुरी पर अपनी उंगली चुभाएगी और शाश्वत मृत्यु जैसी नींद में सो जाएगी। स्टीफन के अतिरिक्त अपमान के रूप में मेलेफिकेंट ने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की कि जीवन की एकमात्र संभावित बहाली सच्चे प्यार का चुंबन है। स्टीफन मेलेफिकेंट से पुनर्विचार करने के लिए विनती करता है, यहाँ तक कि उसके अनुरोध पर अपने घुटनों पर भी गिर जाता है, लेकिन वह दया दिखाने के बजाय अपने दुर्व्यवहार का बदला लेने से बहुत खुश है। अदालत को अराजकता में छोड़ने के बाद मेलेफिकेंट ने मूरों को घेरने और मनुष्यों को दूर रखने के लिए मोटे कांटों वाले पेड़ों की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। स्टीफन ने राज्य के सभी चरखाओं को नष्ट करने और महल की कालकोठरी में संग्रहित करने का आदेश दिया और अभिशाप से बचने की उम्मीद में अपनी नवजात बेटी को जंगल में 3 परियों द्वारा पालने के लिए भेज दिया। नॉटग्रास, फ्लिटल और थीस्लविट आसानी से विचलित हो जाते हैं और ऑरोरा के बड़े होने पर उसकी निगरानी करने में कठिनाई होती है, लेकिन राजकुमारी को मेलेफिकेंट के अभिशाप से सुरक्षित रखा जाता है, जिसके अनुसार उसे अपने 16वें जन्मदिन तक जीवित रहना होगा।
मेलेफिकेंट और डियावल बचपन में अरोरा पर थोड़ी दूर से नजर रखते थे, कई बार संपर्क में आए लेकिन कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं की। अरोरा एक सुंदर किशोरी एले फैनिंग के रूप में विकसित होती है। उसे अपनी शाही जड़ों या मेलेफिकेंट के अभिशाप के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे अरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आता है, स्टीफन व्यामोह में और अधिक डूब जाता है। रानी मर रही है और वह जानता है कि जिस दिन श्राप की समाप्ति होगी उस दिन मेलेफिकेंट वापस आएगा। वह उसके कटे हुए पंखों को महल के एक अलग हिस्से में एक कांच की अलमारी में रखता है। वह वास्तविकता से अधिक अलग हो जाता है, पंखों के साथ लंबी बातचीत करता है और मेलेफिकेंट के अलावा किसी भी विषय के प्रति बहरा हो जाता है। वह अरोरा के जन्मदिन से पहले उसका शिकार करने के लिए अपने आदमी भेजता है। मेलेफिकेंट ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि स्टीफन के प्रति उसकी नफरत अरोरा तक नहीं फैली है। जब राजकुमारी एक बच्ची थी तब महसूस किए गए अंधे गुस्से से बाहर आकर मेलेफिकेंट को अब पता चला कि अरोरा एक अच्छा निर्दोष व्यक्ति है जो इतने कठोर भाग्य के लायक नहीं है। दोषी महसूस करते हुए वह एक टेम्पोरा लगाती है। एरी ने लड़की पर जादू कर दिया और उसे मूर्स में पहुंचा दिया। जब अरोरा जागती है तो वह सुंदर परी साम्राज्य से मंत्रमुग्ध हो जाती है और जब मेलेफिकेंट अपनी उपस्थिति बताती है तो उसे कोई डर नहीं दिखता। अरोरा खुशी से बताती है कि वह अपने बचपन की कई घटनाओं से मेलेफिकेंट को पहचानती है और मानती है कि मेलेफिकेंट उसकी परी गॉडमदर है। सच्चाई को समझाए बिना मेलेफिकेंट अपने अभिशाप के शिकार को जानने में शाम बिताती है। अरोरा को सोने के लिए अपनी झोपड़ी वाले घर में लौटने के बाद मेलेफिकेंट ने श्राप को वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन उसने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। डियावल ने उसे याद दिलाया कि सच्चे प्यार का चुंबन अभी भी जादू को तोड़ सकता है, लेकिन मेलेफिकेंट ने स्वीकार किया कि उसने इसे झूठी आशा के रूप में जोड़ा था क्योंकि उसका मानना था कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। अरोरा के दुर्भाग्यपूर्ण जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मेलेफिकेंट उससे उस बुराई के बारे में बात करता है जिससे वह उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। अरोरा आशावादी बनी हुई है और अपनी परी गॉडमदर के साथ मूर्स में रहने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है। अपनी चाचियों, उन 3 परियों जिन्होंने उसे पाला था, को खबर देने की तैयारी करते समय अरोरा का सामना प्रिंस फिलिप ब्रेंटन थ्वाइट्स से होता है, जो उससे दिशा निर्देश मांगता है। हालांकि दोनों अपने आपसी आकर्षण से अजीब तरह से स्तब्ध हैं। अपनी संक्षिप्त मुलाकात के बाद अरोरा परियों को अपनी खबर देती है, जो सदमे में अरोरा के असली माता पिता और मेलेफिकेंट के अभिशाप के विवरण को छोड़ देती है। भयभीत होकर अरोरा मेलेफिकेंट का सामना करने के लिए मूर्स के पास जाती है, जो दुखी होकर सच्चाई स्वीकार करता है। अरोरा अब भयभीत और अविश्वासी मानव साम्राज्य में लौट आती है। उस रात राजकुमारी अरोरा अंततः अपने पिता के पास लौट आई। स्टीफन द्वारा अपनी बेटी को अपनी सुरक्षा के लिए बंद करने का आदेश देने से पहले वे एक संक्षिप्त भावनात्मक पुनर्मिलन साझा करते हैं। मूर्स में वापस मेलेफिकेंट अभिशाप को रोकने के लिए अंतिम प्रयास की तैयारी करता है। वह और डियावल महल की ओर यात्रा करते हैं और प्रिंस फिलिप से मिलते हैं, जो अरोरा से मुलाकात को याद करते हैं और उसे बचाने के लिए सच्चे प्यार का चुंबन प्रदान करने के लिए भर्ती किए जाते हैं। मेलेफिकेंट ने भ्रमित राजकुमार पर एक सोए हुए जादू का जादू डाला और उसे जंगल के माध्यम से दूर ले गया, इस उम्मीद में कि अभिशाप सामने आने से पहले वह अरोरा तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे अरोरा का जन्मदिन आगे बढ़ता है और रात ढलने लगती है, उसे अपनी उंगली में एक अजीब सी अनुभूति होती है और उसे अपना नाम पुकारते हुए एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। ट्रांस जैसी स्थिति में अरोरा महल के माध्यम से असंबद्ध आवाज का पीछा करती है जब तक कि वह कालकोठरी में प्रवेश नहीं करती है, जिसमें टूटे और जले हुए चरखों के ढेर होते हैं। वह एक मूर्त रूप देने वाले चरखे और तकली के पास पहुंचती है और उस पर अपनी उंगली चुभाती है, जिससे खून निकलता है। एक क्षण बाद वह गहरी नींद में फर्श पर गिर जाती है। अरोरा को उसके कक्ष में वापस ले जाया गया और बिस्तर पर लिटा दिया गया। स्टीफन गुस्से में है और अपनी बेटी की रक्षा करने में विफल रहने के लिए 3 परियों को दोषी ठहरा रहा है। मेलेफिकेंट और डियावल बेहोश राजकुमार फिलिप के साथ महल में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं,
जो अरोरा के शयन कक्ष के दरवाजे पर जागते हैं। सोती हुई राजकुमारी की रखवाली करने वाली 3 परियां फिलिप को सच्चे प्यार के चुंबन के साथ अरोरा को जगाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन चूंकि दोनों अभी तक प्यार में नहीं हैं, इसलिए प्रयास विफल हो जाता है। दुखी होकर मेलेफिकेंट अरोरा के बिस्तर के पास जाता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है और सोते समय उसकी रक्षा करने का वादा करता है। मेलेफिकेंट ने अरोरा के माथे को चूमा और यह जानकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ कि राजकुमारी के प्रति उसके मातृ प्रेम की शक्ति से जादू टूट गया था। अरोरा को एहसास होता है कि मेलेफिकेंट उसकी कितनी परवाह करता है और उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देता है। एक गार्ड ने स्टीफन को बताया कि मेलेफिसेंट को महल में देखा गया था। जब वह अरोरा के कमरे से बाहर निकली तो शाही रक्षकों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। मेलेफिकेंट ने डियावल को एक विशाल ड्रैगन में बदलने और स्टीफन के खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू करने से पहले अरोरा को सुरक्षा के लिए भागने का आदेश दिया। मेलेफिकेंट की सहायता के लिए कुछ खोजते समय अरोरा को कांच की अलमारी में कटे हुए पंख मिले। पंख अपनी मालकिन की उपस्थिति को महसूस करते हुए तब तक जोर जोर से फड़फड़ाते रहते हैं जब तक कि अरोरा उन्हें मुक्त नहीं कर देता। स्टीफन द्वारा घातक प्रहार करने से पहले पंख मेलेफिकेंट की ओर उड़ते हैं और अपने आप को उसके क्षणों में फिर से जोड़ लेते हैं। मेलेफिकेंट अपने हमलावरों से ऊपर उठ जाता है, लेकिन स्टीफन उसके पैर के चारों ओर एक जंजीर बांध देता है और उससे चिपक जाता है, क्योंकि वह उसे खिड़की से बाहर और महल के टावरों में से एक पर खींचती है। मेलेफिकेंट बिना किसी मृत्यु के लड़ाई को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन स्टीफन उस पर एक बार फिर हमला करता है, जिससे वे दोनों टावर से गिर जाते हैं। मेलेफिकेंट उड़ान भरता है और स्टीफन सत्ता और बदले की अपनी अदम्य इच्छा का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाता है। मेलेफिकेंट जल्द ही मूर्स में काले जादू को खत्म कर देता है और इसकी पूर्व रोशनी और सुंदरता को बहाल करता है। मूर और मानव साम्राज्य अब एकजुट हो गए हैं और अरोरा को दोनों राज्यों की रानी का ताज पहनाया गया है। प्रिंस फिलिप और अरोरा ने अपना रोमांस जारी रखा और मेलेफिकेंट अब अपने प्रतिशोधी विचारों की जंजीरों से मुक्त होकर मूर्स के शांतिपूर्ण प्राणियों के बीच खुशी से रहता है और डियावल के साथ आसमान में खुशी से उड़ता है।